अब क्योंकि बात पेट और जानवरों की हो रही है, तो आप में से कितने लोग हैं जो पेट लवर्स हैं या फिर अपने घर में पेट्स रखते हैं? तो जाहिर तौर पर इस पूरे जो आयोजन में और इस पूरे सेशन में आपकी काफी रुचि होगी, क्योंकि तीनों ये लेखक एक ही धागे से, एक ही ताने बाने से बुने हुए हैं, वो है पशु प्रेम। और पशु प्रेम अलग अलग प्रकार का होता है। कई बार हम देखते हैं कि लोग सड़कों पर उतर आते हैं, आंदोलन तक करने की स्थिति आ जाती है। हाल फिलहाल कोर्ट के कई ऐसे ऑर्डर्स आए जिनने पशुओं के प्रति जो प्रेम जाहिर करना चाहते थे, सड़कों पर उन्होंने उतरकर उस फैसले का विरोध किया। लेकिन इस बीच इन तीनों का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे बीच मनीषा जी हैं, निधि जी हैं और अमित जी हैं। सबसे पहले मनीषा जी से मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि कुछ साहित्यकार ऐसे होते हैं जो कहानियों से आगे बढ़कर प्राणियों की आवाज बन जाते हैं, और मनीषा जी उनमें से एक हैं। मनीषा जी, आपने जिस जानवर का चुनाव किया, सबसे पहले तो मेरे में कौतूहल यही है कि हाथी का चुनाव आपने क्यों किया? क्योंकि ज्यादातर लोग तो कुत्ते, बिल्ली, यही सब पशु पालते हैं। हाथियों को तो आप किसी वन में देख पाएंगे, किसी सेंचुरी में जाएंगे, किसी जू में जाएंगे, लेकिन उनकी भाषा को अपने लेखन के जरिए, अपने शब्दों के जरिए उकेरना आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल। सबसे पहले मैं साहित्य आज तक का शुक्रिया अदा करूंगी और आप सभी का कि आप सब यहाँ इतनी देर बैठे हैं और हम सब तीनों को सुनने वाले हैं। और काफी गर्मी भी है, इतनी गर्मी है। तो नेहा का जो सवाल है, तो दरअसल मैं वायुसेना अधिकारी की पत्नी हूँ, तो हमारी हमेशा जंगलों में और शहर से बहुत दूर पोस्टिंग्स रही। खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट मेरा रहना बहुत ज्यादा हुआ, तो वहाँ जल्दापारा के जंगल हुआ करते थे। तो मैंने ये वहाँ देखा कि बाकी सारे जानवरों में नर की सत्ता होती है और हाथियों में माँ की सत्ता होती है, कुलमाता होती है, पूरे झुंड की नेत्री जो होती है वो हथिनी होती है। और आप सब लोग ज्योग्राफिक चैनल देखते हैं कि जब शेरों के झुंडों में सत्ता परिवर्तन होता है तो खून खराबा होता है, बल्कि शेर के पुराने बच्चों को मार दिया जाता है जो पुराना मुखिया होता है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि हाथियों में सूझबूझ के साथ ये चुना जाता है। अगर कोई कुल नेत्री मर जाती है तो बाकी सारी हथनियां मिलकर अपनी कुल माता चुनती हैं। तो मुझे ये सबसे ज्यादा बात अच्छी लगी और मैंने वहां ये सोचा कि मैं मातृ सत्ता पे उपन्यास लिखूंगी और जिसकी शुरुआत एक हाथी से करूंगी। और संयोग ये रहा कि उसके बाद मेरी पोस्टिंग शिलोंग हुई, जहाँ पे खासी सभ्यता है, जहाँ पे मातृ सत्तात्मक है, मैट्रिलिनी है। उसके बाद त्रिवेंद्रम में चली गई, जहाँ पे नायर समाज था। तो मैंने तीनों समाजों में देखा कि आज भी हाथियों में मातृ सत्ता चली आ रही है, लेकिन किसी न किसी कारण से मनुष्यों में मातृ सत्ता का लगातार विरोध हो रहा है। और सबसे मजेदार ये बात है कि मैं जब जल्दापारा में रह रही थी तो मैंने हाथियों को बहुत करीब से देखा। वहां पर एक लैला नाम की हथिनी थी। देखा, वो तो एक पहलू है, लेकिन रिसर्च कैसे हुआ? रिसर्च में वो काफी लोग जानना चाहते हैं। रिसर्च में यही बता रही हूँ कि वहां पे जो लैला नाम की हथिनी थी उसको रेस्क्यू करके वहां लाया गया था। तो उसने बाकी सारे जो अनाथ बच्चे थे उनको अपना लिया और वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि वो कम्युनिकेट करती थी। और मैंने फिर हाथियों के व्यवहार पे वहां पर रह के बहुत सारा ज्ञान लिया। मैंने लगातार हाथियों के झुंडों को देखा, कई बार तो वो हमारे एयरफोर्स स्टेशन में भी चले आते थे। तो मैंने हाथियों के व्यवहार को ही नहीं देखा और उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च की और एनिमल नरेटोलॉजी पे बहुत सारी पढ़ाई की कि मैं हथिनी बनकर उसकी कहानी कैसे लिख सकती हूँ। तो मैंने सूंड से देखना शुरू किया। मैंने सूंड अपने अंदर महसूस की और घास की ओस को वो कैसे महसूस करती है। तो मुझे लगता है कि जो लेखकों के लिए कहा जाता है कि कायांतरण करते हैं और काया में प्रवेश करते हैं, तो मुझे लगता है कि रिसर्च तो जो थी वो साइंटिफिक रिसर्च थी, क्योंकि मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ। उसके अलावा जो एक अनुभूति होती है उसको मुझे जगाना पड़ा। अगर आप मन में उतरी तो वो अनुभव कैसा था? क्योंकि कई बार आप लेखनी में इतना डूब जाते हैं कि आसपास की जो व्यवस्था होती है, जो वातावरण होता है, उसको बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। आप अपनी अलग ही जीवन में जी रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं त्रिमाया में इस हथिनी माया के बारे में लिख रही थी तो मैं उन सब चीजों को महसूस कर रही थी, क्योंकि मैंने टी गार्डन्स देखे हैं।
टी गार्डन्स में जब हाथी और उनके झुंड आ जाते हैं, उनके ऊपर पटाखे चलाए जाते हैं, तो मैंने पीड़ा ज्यादा महसूस की कि कैसे हम उनकी जगह लेते जा रहे हैं, क्योंकि वो सदियों से एक ही रास्ते पे चलते हैं। आगे जाके पता चलता है उस जगह तो कोई फैक्ट्री बन गई, उस जगह तो कोई दीवार बन गई। तो वो अपने दिमाग से जिन रास्तों को सदियों से सोचते आए हैं, तो मुझे पीड़ा ज्यादा हुई, मुझे घबराहट बहुत ज्यादा हुई कि एक दिन जब हाथी नष्ट होंगे उससे पहले, बहुत पहले मनुष्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन अब तो काफी जागरूकता आ गई है, कैसे हम पर्यावरण जागरूकता तो आई है, लेकिन पूंजीवाद खत्म नहीं हुआ है। पूंजीवाद खत्म नहीं हो रहा है, और उसमें बहुत सारे रेड टेपिज्म और अलग अलग व्यवधान है। क्योंकि आप एक अफसर की बीवी हैं, तो आप ये भली भांति समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये अड़चने आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अगर सेनाओं की भी बात करूं तो बहुत सारे ऐसे नए स्टेशन हैं जहां से हाथियों के रास्ते होके गुजरते हैं, तो आज भी हाथी तो दरवाजे तोड़ के घुस जाते हैं। निधि जी, गिल्लू की नई कहानी, और क्योंकि आपके किरदार में सेंट्रल में एक ऐसी छोटी सी जिसे हम कहेंगे जंतु है, उसको नायक बनाना कितना साहसिक कदम था आपके लिए? और कई लोग ये भी जानना चाहेंगे, क्या आपने इसके द्वारा महादेवी वर्मा को एक सीधी चुनौती दी है? नहीं, वो इतने स्टॉलवर्ट लोग हैं, हम उन्हें बिल्कुल चुनौती नहीं दे सकते। हम हमेशा उनको प्रणाम करते हैं समानांतर और उनसे सीखते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब हम गिलहरी को देखते हैं तो उसके लिए जो भी वात्सल्य हमारे मन में उमड़ता है, जो प्यार उमड़ता है, उसको देख के एक जिज्ञासा आती है, तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट जरूर महादेवी वर्मा को जाता है। क्योंकि हम लोग ने सभी ने अपने स्कूल की बुक्स में पढ़ा, और जब पढ़ते थे तो हमेशा लगता था कि कैसा अनुभव होगा कि एक गिलहरी आपके पास आ रही है। और शायद मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उस अनुभव को जी सकी, भगवान ने मुझे ये मौका दिया। पास कहाँ आती है? जैसे आप उसके पास धूल फुदक के नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि ऐसा हम चाहते हैं पर वो आती नहीं है। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा मौका मुझे मिला, और एक बार नहीं 3 बार मिला। कैसे? ये थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तो ये जिसके बारे में कहानी है गिल्लू, हमने गिल्लू नाम भी उस गिलहरी के बच्चे को इसीलिए दिया महादेवी वर्मा जी से ही प्रेरित होकर। तो ये एक अनाथ बच्चा था जो कि हमारे घर के आंगन में हमको मिला था, और बहुत छोटा था और कुछ मालूम नहीं था कि अब क्या करना है। तो कुछ दोस्तों की मदद से, कुछ गूगल की मदद से हम लोग उसको केयर करते रहे, और हमने देखा इतना लगाव उसका हमसे हो गया था कि अगर हम सब अपना काम करते करते अलग रूम में हो गए हैं और वो अलग रूम में है, तो वो घूमता फिरता हमारे पास आ जाता था। और सबसे एक जो एक्सपीरियंस है जो तो मैं लाइफ लॉन्ग कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि गिलहरी हमने कभी उसको केज में नहीं रखा, वो ओपन में रहता था, और डेली हम उसको सुबह अपनी टेरिस पे छोड़ देते थे। आपको रोक रही हूँ, ये आपने कैसे डिसाइफर किया कि ये मेल है या फीमेल है? क्योंकि मैं तो नहीं पहचान सकती कि गिलहरी को देख के पता चल जाए। वो आप था कर रही हैं बार बार, तो मुझे समझ नहीं आया कि वो जैसे ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल के ऑर्गन्स अलग रहते हैं, ऐसे क्लोजली देखा। हाँ जी, क्लोजली देखा, और निश्चित ही गूगल की मदद से ही हमने भी जानना चाहा कि इसका लिंग क्या है, इसकी उम्र क्या है, और हर उम्र पे उसका खाना अलग है, जैसे बच्चों का होता है। तो वो सब जानकारी एक, हमेशा हम लोग कहते हैं ना कि मातृत्व को क्यों ग्लोरीफाई करते हैं, तो जो हम मातृत्व को ग्लोरीफाई करते हैं वो जन्म देने की प्रक्रिया से नहीं करते हैं। वो जो आप उसको पालते हो ना, आपके मन में ये आता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मैं खिलाऊंगी तब ये खाएगा, मैं इसको साफ करूंगी तब ये साफ रहेगा। तो अगर आपने जीवन में कभी भी एक जानवर पाल लिया, एक बच्चा पाल लिया, तो वो आपको अंदर से इतना तरल कर देगा, जो कहते हैं ना माँ का हृदय, तो वो माँ का हृदय बनने की जो प्रक्रिया है, वो जब आप जानवरों के, क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा है जिसको कभी बड़ा नहीं होना। आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, 2 पैरों पे चलने लगेगा, बोलने लगेगा, खाना मांगने लगेगा, लेकिन जो आपके घर का पेट है उसकी मूक भाषा को ही आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो अपने बच्चे बड़े होते हैं, हम उन्हें डांटने लगते हैं, लेकिन आप अपने पेट को कभी नहीं डांट पाओगे। कोई रोचक कहानी सुनाइए ना, जैसे बचपन की कई स्मृतियां भी इससे जुड़ी हुई। हाँ जी, कई रोचक किस्से मैं भी वही आपको सुनाना वाली थी कि जब मैं रोज मॉर्निंग में उसको टेरिस पे छोड़ती थी, तो वो जितने भी पेड़ पौधे हैं सब पे घूमता था, और क्योंकि छोटा सा था थक जाता था जल्दी, तो वो वापस आता था मेरे पास, जहाँ मैं चेयर पे बैठी होती थी, अपनी मॉर्निंग टी ले रही होती थी, और मैंने स्कर्ट प्लाजो जो भी पहना हुआ है वो उसके ऊपर चढ़ के कूद के मेरी लैप में आता था, और फिर मेरी लैप में सो जाता था। तो ये जो कि ये मतलब बड़े गजब की बात है। मैंने तो आज तक किसी गिलहरी को इतने पास से ऐसे महसूस करके, सिर्फ मैं ही आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गिलहरी को बहुत पास से देखा हो?
काफी लोग हैं, मतलब नहीं, पास से देखा तो है पर हाथ में भी लेके में देखा है। लेकर ऐसे सुलाया हो और अपने लैप पे लिया हो जैसे निधि जी ने जी, लिया। जी। लेकिन ये इतना इम्पॉसिबल नहीं है, वो भी पहचानती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ से गिलहरी खाना खा लेती है अगर वो आप पर ट्रस्ट करने लगती है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मनुष्य को पता नहीं किस चीज का इतना घमंड रहता है, एक चिड़िया तक तो आप पर विश्वास करती नहीं है, आप जाते हैं और वो उड़ जाती है। तो हमें खुद को बहुत ही तरल करने की जरूरत है और इस विश्वास को पुनः पाने की जरूरत है। अगर आप अपनी पौराणिक कथाएं पढ़ेंगे या तस्वीरें देखेंगे तो कहीं पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। श्री कृष्ण खड़े हैं, उनके आसपास मोर हैं, हिरन है, जानवर हैं, क्योंकि तब शायद अब तो मनुष्य का ही मनुष्य पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन एक समय था जरूर ऐसा जब पशु पक्षी भी मनुष्य पर विश्वास कर रहे थे। तो उस विश्वास को वापस पाने के लिए शायद हमें इतना तरल होगा, और उस तरल होने का रास्ता ऐसे ही है कि आपके पास जो भी जीव है छोटे छोटे, उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में आए, उनके लिए जो है सुविधाएं जुटाएं। तो मुझे लगता है कि शायद दुनिया ज़्यादा सुंदर दुनिया बन जाएगी। अमित जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको नहीं बताना है। ठीक है, बधाई लेके ले लीजिए, बाद में बता दीजिए। बंकू आपने लिखी है, जो कि एक कुत्ते की कहानी है जी। और कुत्ते से तो काफी लोग रिलेट भी कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के घर में पेट जानवर यही होता है। लेकिन आपकी इस किताब में, आपकी इस कहानी में, क्या बंकू नरेट कर रहा है या उसके द्वारा हम एक अलग जीवन को देख पा रहे हैं, या फिर वो आपके जीवन का कोई हिस्सा रहा है जिसको आपने नरेट किया है? बंकू ना इंसान, मैं इसको ऐसे कहूँगा कि जब मैं किसी को बताता हूँ सामान्य तरीके से, तो ऐसे बताता हूँ कि जो जानवर है ना, वो अपनी किसी भाषा में कुछ तो सोचता होगा, कुछ तो समझता होगा। जैसे हम अपनी भाषा में सपने देखते हैं, अपनी भाषा में हम सोचते हैं, समझते हैं, संवेदित होते हैं और संवेदना व्यक्त करते हैं। तो ऐसे ही जानवर भी, वो जो भी भाषा जानता होगा, उसकी जितनी बुद्धि होगी उसमें वो सोचता होगा, समझ पाता होगा। तो इंसान के साथ, क्योंकि कुत्ता खास करके वो ऐसा प्राणी है जो इंसानों के इर्द गिर्द रहता है, तो इंसान के साथ रहते हुए जो संवेदना उसने महसूस की, जो प्रेम महसूस किया, साथ ही साथ जो हमारे द्वारा यानी इंसानों के द्वारा दिखाई गई असंवेदना को उसने महसूस किया होगा। हो सकता है उसको अपनी भाषा में किसी तरीके से बुरा भी लगा हो, लगता भी है। तो मैंने सोचा कि ये ऐसा होगा, और वो बंकू बनके मैंने लिखने की कोशिश की उन शब्दों में कि क्या करता होगा। अब जाहिर सी बात है, मैंने सोचा तो इंसानी भाषा में ही सोचा होगा, लेकिन कोशिश किया कि उसकी संवेदना को मैं अपने भीतर उतार पाऊं, या मैं इंसान से कुत्ता हो पाऊं। कुत्ते को इंसान होने की जरूरत है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उन दिनों में जब मैं लिख रहा था तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कुत्ता हो पाऊं, और वो कुत्ता होते हुए मैं कैसे महसूस करूं उसके दर्द को, जब उसे चोट लगती है, जब उसे कोई दुत्कारता है, जब वो कोई प्रेम करता है और अगले ही क्षण कुछ ही दिनों बाद वो उसका दुश्मन बन जाता है। मतलब आप सोचिए, इसको मैं ना ऐसे भी कहूंगा कि जैसे जानवर है, अभी जानवर से मुझे डर लग रहा है, मान लीजिए कोई कुत्ता है या कोई भी जानवर है, डर लग रहा है, लेकिन उसने कोई ऐसी हरकत की खुश होने वाली कि हमें महसूस हो गया कि नहीं, वो हम पर खुश है, यानी कि अब हम उस पर 100% भरोसा कर सकते हैं कि अब वो नहीं काटेगा क्योंकि वो खुश है। और ये जानवर की खूबी है कि अगर वो आपको देख करके खुश हो गया तो आप ये विश्वास में रह सकते हैं कि वो अब नहीं आप पे हमला करेगा। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। इंसान अगर खुश है तो वो खुश है एक समय पे उसके साथ, लेकिन हो सकता है कुछ दिन बाद उसका मन बदल जाए और उसके ऊपर वही इंसान जो प्रेम दिखा रहा था वो असंवेदनशील होकर के उस पर हमला भी कर दे। तो ये बात ना, ये यूनिकनेस जो है, खराब तो आपने यूनिकनेस पैराडॉक्स ड्रॉ करने की कोशिश करी हाँ, है। मैंने ये कोशिश की ह्यूमन टू इनह्यूमन और इनह्यूमन टू ह्यूमन। ह्यूमन। जी अमित जी, अभी तो ऐसा समय है कि कोई ज्यादा खुश हो, ज्यादा प्यार दे तो ज्यादा डर लगने लगता है।
लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ अमित, क्योंकि बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया में वीडियोस आते हैं जिसमें लोग डॉग्स को इनह्यूमन तरीके से ट्रीट करते हैं, अमानवीय कृत्य करते हैं, कई बार मारते हैं, पीटते जी। हैं। खास तौर पर जो सड़क पर इस तरह के हम स्ट्रीट डॉग्स देखते हैं, उनके साथ ये कृत्य किए जा रहे हैं। क्या वो भी आपके नॉवल का, आपकी कहानी का एक पहलू है कि किस तरह से अमानवीय कृत्य ह्यूमंस कर रहे हैं, और जबकि जो डॉग है या फिर जो उनके एनिमल है वो ज्यादा ह्यूमन है, उसमें ज्यादा ह्यूमन टेंडेंसीज है? बिल्कुल बिल्कुल, ये उस कहानी में है। उस कहानी में बंकू है, बंकू के दोस्त हैं, और इंसानों के द्वारा किस तरीके से सताया जाता है, किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से। अच्छा, सताना प्रताड़ित करना ना बड़ी एक अल्टीमेट बात हो गई कि ये तो आखिरी हो गया, कि जो आखिरी असंवेदनशीलता मनुष्य ने दिखाई वो बाद की बात है। उसके पहले बड़े चरण है। उसके पहले के चरण है दुत्कारना। दुत्कारने में भी कई चरण है कि किस तरीके के दुत्कारना है ना। रोटी भी अगर हम दे रहे हैं तो रोटी देने में किस तरीके से, किस मंशा से रोटी देना। देखिए, जो हम कृत्य करते हैं ना, वो हमें उसके तरफ व्यवहार नहीं दिखाता, वो हमें ये दिखाता है कि एक इंसान के रूप में हम कैसे हैं। तो दुत्कारने के भी बहुत सारे चरण हैं। तो उस उपन्यास में ना आपको दुत्कारने के कई चरण मिलेंगे, आपको असंवेदनशीलता के कई चरण मिलेंगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये बड़ी सामान्य सी बात है, यह असंवेदनशीलता की कैटेगरी में नहीं आ सकती, लेकिन आप कहानी को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि अरे, इग्नोरेंस भी ना बहुत बड़ी असंवेदनशीलता होती है। नहीं, और जो डॉग तो छोड़ आते हैं, कई बार इतने साल रखते हैं और कई बार छोड़ आते हैं, वो बिल्कुल, वो किस कैटेगरी में आते नहीं, हैं? वो तो मतलब मैं असंवेदनशीलता और क्रूरता से बहुत बड़ा उसे पाप मानूंगा। मैं उसे असंवेदनशीलता भी नहीं मानूंगा, मैं उसे पाप मानूंगा। जबकि मैं पाप और पुण्य के बहुत उसमें शायद मैं विश्वास करता हूं, नहीं करता हूं पता नहीं, लेकिन अभी ये शब्द मेरे मुंह से यही निकल रहा है कि मैं उसे पाप मानूंगा। कि मतलब कैसे कर सकते हो आप, ये धोखा है। अब समझिए, आप सिर्फ इंसान के लिए धोखेबाज नहीं है, कुत्ते के लिए धोखेबाज नहीं है। हमें समझना होगा कि जब हम जानवर के लिए धोखेबाज हो रहे हैं तो मन तो हमारा वही है। इसका मतलब यह है कि हम इंसान के लिए भी धोखेबाज हैं। बस ये सिचुएशन की बात है। जिससे हम प्रेम दिखा रहे हैं ना, वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सिचुएशन वैसी है। सिचुएशन बदलते ही हम वही हैं जिसने उसको धोखा दिया है, और हम यहां भी धोखा देंगे। ये इस बात का प्रमाण है। बड़ा कॉमन टर्म है आजकल घोस्टिंग। जी, जो आदमी, इंसान अचानक से गायब हो जाता है। कई बार अपने पालतू पेट्स के लिए भी हो सकता है कि उन्हें छोड़ आए, फिर बिल्कुल, बिल्कुल। गायब हो जाए कहीं ना कहीं। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से आप तीनों यहाँ पर इस मंच पर हैं, सेंट्रल थीम तो जानवर हैं जी। अब ये लेखनी में केंद्र में आ रहा है, और आप इसको मतलब इससे प्रोत्साहित होते हैं और मानते हैं कि ओवर द इयर्स ये और ज्यादा पिकअप करेगा? पिकअप करेगा क्या मतलब? जो एनिमल्स एज सेंट्रल थीम ऑफ नॉवेल्स एंड बुक्स। हाँ, अगर हाँ। मैं कृष्णचंद्र की बात करूं तो उन्होंने एक गधे की आत्मकथा बहुत पहले लिख दिया था, और अलेक्जेंडर क्यूप्रिन ने एक घोड़े पे लिखा है। और मुझे लगता है कि पाश्चात्य दुनिया में तो ये काफी लिखा जा रहा है, और एक अपने आप में एनिमल नरेटोलॉजी एक विषय है जिसपे वहाँ पीएचडी भी होती है। तो मुझे लगता है कि हिंदी में महादेवी वर्मा ने जो रेखा चित्र शुरू किए थे वो एक नींव थी। और मुझे लगता है कि अब हमें जिस तरह का संवेदनशील समाज होता जा रहा है, हमें उस आत्मा में उतर के कायांतरण करके बार बार इस बात को लिखना पड़ेगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि निधि और अमित के बहाने हमारा एक क्लब बन गया है, और हम इस क्लब को और बड़ा बनाएंगे और यतीश को भी शामिल करेंगे। और उर्मिला जी, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको जानवरों से बेहद 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 प्यार है। मैं मैम की लिस्ट में दो प्रेमचंद जी का नाम और जोड़ूंगी कि उनकी, और पहले आप कोई भी कहानी पढ़े ना किसी भी राइटर की, तो पेड़ पौधे पशु पक्षी वहाँ बने ही रहते थे। स्वदेश दीपक की मैंने मांडू नहीं देखा, कितना चिड़ियाओं का कितना सुंदर वर्णन वहाँ पे आता है। प्रेमचंद जी ने लिखी है, कुत्ते की आत्मकथा है उनकी, कुत्ते की कहानी करके उनकी कहानी है। घोड़ी एक उनकी कहानी है जो कि बहुत कम लोगों ने पढ़ी है, लेकिन इतनी रोचक कहानी है कि उसको तो स्कूल के सिलेबस में होना चाहिए। मतलब इतनी मजेदार कहानी है कि बच्चे अगर पढ़े। मेरा बड़ा मन है आप तीनों से ही पूछने का, तीनों से ही सवाल है कि करके जवाब दीजिएगा। बहुत सारे लोग हंसते भी होंगे ना आप लोग के ऊपर, मतलब बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं, कहते हैं जानवर पे किताब लिखी है और कुछ नहीं मिला था। शुरू में जब पता चला तो हुआ था कि अरे हाथी पे तुमने लिखा है। मैंने कहा हाथी ने हाथी पे लिखा है, हाथी ने खुद पे लिखा है। तो उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब जिसने भी पढ़ा उन्होंने यही कहा कि तीनों मायाओं में हमें हाथिनी सबसे ज्यादा पसंद आई।
वो डिस्क्रिप्शन सबसे ज्यादा पसंद आया कि वो एक सुरंग में सूंड डालती है और वहां पे उसे सांप कैसे महसूस होता है। आंख तो हाथियों की आंखें बहुत कमजोर होती हैं, वो जो कुछ महसूस करते हैं सूंड से महसूस करते हैं, और अगर उनकी सूंड कट जाए तो वो उनके पैर या कोई बहुत बड़ा ऑर्गन कट जाने जैसा है। तो मुझे लगा कि मैंने जब हथिनी बन के सोचा तो मेरे अंदर भी एक मनुष्यता और ज्यादा बढ़ी। अगर मैं ये नहीं कहूंगी कि इस मनुष्यता जो क्रूरता होती है इसको और आगे ले जाएं तो हम उसको कहें कि जानवरों की जो संवेदना है उसको हम अपने साथ ले जा पाएं, उसके प्रति एम्पैथी रख सकें, तो वो एम्पैथी मुझ में बढ़ी और मुझे लगता है कि हम और बार बार ऐसा कुछ लिखते मेरी रहें। आपका क्या अनुभव रहा? नहीं, मेरा तो अनुभव बिल्कुल अलग रहा, क्योंकि जब गिल्लू हमारे पास आया तो बिल्कुल कोई दिमाग में ये कहीं नहीं था कि लिखना है, लेकिन सब कुछ इतना खूबसूरत था, उसके साथ उसका जो साथ था वो इतना सुंदर था कि मैं फेसबुक पे लिखती चल रही थी उसके फोटोज, उसके वीडियोस, और इतने लोग मुझे मैसेज करते थे कि हमको पर्सनल पे भी भेज दो, ये अब क्या कर रहा है, अब कितना बड़ा हो गया, अभी भी है तुम्हारे पास। और इस बात को भी अब 3-4 साल हो गए, लेकिन आज भी अगर किसी को भी कहीं गिलहरी का बच्चा मिलता है या पार्क में भी मिल गया तो वो उसकी फोटो खींचकर मुझे जरूर भेजेगा। और कहीं पर भी कोई गिल्लू की टी शर्ट दिख गई गिलहरी की तो वो मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं गिलहरी को देखकर, मतलब जैसे होता है ना कि हमारी फीलिंग्स अटैच हो जाती है। बड़े अनपॉपुलर एनिमल को आपने पॉपुलर कर दिया। हाँ, नहीं, गिलहरी तो खैर महादेवी वर्मा जी की वजह से कम पॉपुलर थी हमेशा। वो एरा, वो हाँ जी, जनरेशन, हाँ इस जी, जनरेशन में लेकिन इस जनरेशन में और फिर बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे थे जिन्होंने की टी शर्ट्स बनाई गिल्लू की, कप्स वगैरह आए उसके और काफी डिमांड में रहे, वो तो देखकर अच्छा लगा। और बहुत सारे बच्चे फिर चाहते हैं कि हम भी केयर करें। तो सबसे खूबसूरत बात, और ये बात तो मैं बोलना भी चाहूंगी कि एक किताब मैंने क्यों लिखी यहाँ पर, तो मैं अपनी छोटी बेटी के साथ थी और हम लोग कहीं गए तो वहाँ पे डॉग्स थे, स्ट्रीट डॉग, बहुत कमजोर जैसे। तो वो बोली कि इनको कुछ खिलाने के लिए दो मम्मी। तो मैंने कहा मैं तो मार्केट आई हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोली नहीं, कुछ तो इनको देना पड़ेगा, देखो कितना कमजोर है। तो मैं थोड़ा जल्दी में थी, मैंने बोला क्या दीवा तुम हर जगह शुरू हो जाती हो, अभी दे भी देंगे तो कल क्या होगा। तो बोली तो हो सकता है कल कोई और आ जाए ऐसे ही। तो उसके बाद मुझे वहां पर छू गई वो बात बिल्कुल, कि हम इतना क्यों सोचते हैं कि कल क्या होगा, जब आज हम सामने, आज हम जो कर सकते हैं, जिस मोमेंट पे जो हम कर सकते हैं। और अभी देश की भी जैसी, देश की क्या पूरे विश्व की जैसी परिस्थितियां हैं तो सब बहुत मायूस होते हैं कई बार कि क्या होगा। तो मैं यही कहती हूँ कि जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हैं, वो एफर्ट करते चलिए, दुनिया अपने आप बदलने लग जाएगी। इसे हम बाल साहित्य माने या फिर अडल्ट साहित्य माने? नहीं, बिल्कुल इसको बीच में? ये मुझे तो ना बाल साहित्य, और उसका बाल साहित्य वो होता है जिसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। बाल साहित्य का हरगिज ये अर्थ नहीं है कि वो बड़ों के लिए नहीं है, बड़ों को तो बल्कि और ज्यादा पढ़ना चाहिए। मैं तो आज भी टॉम एंड जेरी देखती हूँ और उतना ही रिलैक्स होती हूँ, उतना ही खुश होती हूँ। आपका हंसमुख स्वभाव, प्रवृत्ति सब यहाँ पर एकदम थैंक यू। दिखाई दे रहा है दार्शनिक है। अमित, आपका क्या एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस तो मतलब ऐसा रहा बंकू लिखते समय कि मैं उसे बयां कैसे करूं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आप ना मैं ऐसे बोलूंगा कि मैंने सीखा बहुत, अनुभव के आधार पे यही कह सकता हूं कि बंकू ने सिखाया बहुत। हर एक मतलब कैसे एक जानवर को जब आप पल पल आप उसका अवलोकन कर रहे हैं, और तब नहीं जब वो था तब तो आपने देखा था, जाने के बाद आप उसे याद कर रहे हैं, और याद करके एक एक वो इंसिडेंट याद कर रहे हैं, हर एक चीज याद कर रहे हैं जो घटित हुई थी। और तब जब आप, और उसमें मैं अपने आप को भी मैं बहुत जगह असंवेदनशील पाया मैंने, कि ये ऐसे हो सकता था, ये मैं ऐसे समझ सकता था, उस समय क्यों नहीं समझ में आया, या इस बात को जो उसके साथ घट रही थी मैं यहाँ कर कौन सी सकता वो था। भाग हैं आपकी जैसे- किताब के जो आप रीराइट करना चाहेंगे? नहीं, रीराइट नहीं करना हाँ। चाहूंगा, राइटिंग में तो वो है। हाँ। जो मैं रिलिव करना रीलिव चाहूंगा करना चाहेंगे? वो ये है कि जैसे एक उसमें हिस्सा है ना कि जब उसे चोट लगती है, और वो बहुत ज्यादा चोट लगती है क्योंकि वो उसकी लड़ाई होती है जंगली सुअर से, और बहुत घायल हो जाता है।
तो उसकी दवा कराई जाती है। मेरे पिताजी उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, गांव का हॉस्पिटल है, गांव में इतनी व्यवस्था नहीं है। जो मौजूदा व्यवस्था थी उस मौजूदा व्यवस्था में उसकी दवा कराई गई, जितना हो सका। हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन फिर डॉक्टर को बुलाया भी गया, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे जो डॉक्टर भी थे वो डॉक्टर नहीं थे, वो कंपाउंडर ज्यादा थे, और उस स्तर पर उसका इलाज नहीं हो पाया। ठीक हो गया, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, वो ठीक तो हो गया था पर वो इंटरनली उतना ठीक नहीं हुआ था। शायद अगर मुझे वो उतनी संवेदना रही होती, मैं गांव गया होता, घर पे जाकर के उसको लेकर के शहर में आकर के अच्छे अस्पताल में मैंने उसको दिखाया होता, शायद उसके जितना अब मैं जानता हूं, क्योंकि इस समय मेरे पास पेट है, मैं उसे कुछ भी होता है तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं काम हो पा रहा है तो प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाता हूं, पैसा चाहे जो लगे। तो ऐसा लगता है कि इंसान का इलाज करा रहे हैं, तो उसका कराया जा सकता था और शायद वो इंटरनली वो ठीक हो सकता था। तो मतलब वो बात मुझे बार बार चुभती है, और वो मुझे बार बार इस बात को एहसास दिलाती है कि हम सामान्यतया जो जिंदगी जीते हैं ना, वो दिन भर में हम बहुत सारी असंवेदनशीलता करते हैं और बहुत सारी इग्नोरेंस में ये काम करते हैं। तो मैं उसे शायद रिलीव करना चाहूंगा, और उस अनुभव से मैं सीखता हूं और ज्यादा इंसान होना या और ज्यादा कुत्ता होना। मुझे निधि की बात से महसूस हो रहा है कि जो आज की जनरेशन है, बिल्कुल जो युवा है, जो कुत्तों के लिए खड़ी हो रही है और लड़ रही है, तो मुझे लगता, मैं उसको सैल्यूट करना चाहूंगी कि जो आज की बिल्कुल करंट जनरेशन है वो बहुत संवेदनशील है जानवरों के प्रति, हमारी जनरेशन से ज्यादा। मेरी जनरेशन के बाद इन दोनों की जनरेशन है, तो हमारी जनरेशन में तो डांट दिया जाता था कि पपीज को दूर रखो, अनहाइजीनिक होते हैं। अभी एक नई रिसर्च आई है, जो बच्चे कुत्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा खेलते हैं वो उतने ज्यादा इम्यूनिटी के साथ बड़े होते हैं और उनकी इमोशनल बॉन्डिंग लोगों के साथ ज्यादा अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि जानवर हम मनुष्यों के लिए एक वरदान है, अगर हम उनको समझ सकें तो। अमित, आपने किसी एनिमल प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है जो हाल फिलहाल हुए हैं? बिल्कुल, मतलब लगभग कोई भी प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट देखिए, एक बात है, मैं प्रोटेस्ट को मानता हूं कि चलो आपका एक छदम काम है। प्रोटेस्ट से ज्यादा जो काम होते हैं एनिमल के लिए वो हम अक्सर करते रहते हैं, चाहे मैं लखनऊ में रहूं या गांव में रहूं। बंकों के बाद ही मैंने ज्यादा किया। बंकों के समय तो एक के लिए किया था, और वो भी मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाया, पूरी तरह से असफल रहा। उसके बाद मैंने ज्यादा करना शुरू किया और अभी लगातार कर रहा हूं। और अभी आगे तो ये प्लान है कि किस तरीके से मैं अपना जीवन समर्पित कर पाऊं जीव संवेदना को। अगला कौन सा जानवर होने? ये रिवील अभी नहीं करूंगा, नहीं करेंगे, लेकिन है मन में। हाँ है। निधि, आप भी अपनी नेक्स्ट नॉवल, अपनी नेक्स्ट लेखनी जानवर पर आधारित रखेंगी? क्योंकि आजकल तो ज्यादातर प्रेम आधारित मुद्दे, सामाजिक मुद्दे। चित्रा जी, मेरी चित्रा, सॉरी, नेहा, वो अलग चैनल में चली गई, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, नेहा जी, मेरी जो है 3 किताबें हैं। एक है जिसका नाम है कोई फ्लैमिंगो कभी नीला नहीं होता, एक ये गिल्लू की नई कहानी, और एक अभी जो कहानी संग्रह आया है उसका नाम है प्रेम एक पालतू बिल्ली। तो मुझे लगता है कि मेरी कहानियों में तो जानवरों की उपस्थिति, पक्षियों की उपस्थिति हमेशा बनी ही रहती है। वो जीवन आप उनको देखेंगे ना, उनसे इतना, आप जो हम फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, इतना फिलॉसफी पढ़कर हमको जीवन नहीं समझ में आता जितना इन छोटे छोटे जीवों को। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि क्योंकि गिलहरी मेरे घर में बहुत सारी घूमती रहती है, हालांकि इस वक्त एक भी गिलहरी ऐसी नहीं है जो मुझे पहचानती हो, मेरे हाथ से खाना खा ले, लेकिन बहुत सारी हैं। तो एक निरंतर आप उनको लगे रहना पड़ता है, उनके लिए एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। एक गिलहरी ने हमारी एसी की आउटर यूनिट में अपना घर बना लिया, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट वो इंसिडेंस हुआ कि जब एसी चलाया, हमने आवाज़ भी बंद करी तो पता चला, खोला उसको कि क्या हुआ है, तो पता चला गिलहरी थी उसके अंदर। तो हमने उसको आउटडोर यूनिट को पूरा केज के अंदर बंद करवाया कि गिलहरी उसके अंदर या चिड़िया कोई भी अंदर ना जा सके। लेकिन उसके बाद भी मतलब आप रिलैक्स नहीं हो सकते। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, आपको हर कदम पर उसको देखते रहना है कि अब क्या शरारत कर देगा। तो उसके दांत इतने तेज होते हैं कि वो काट लेती है उसको। तो हमें कंटिन्यूसली उसको रिव्यू करता रहना पड़ता है कि उसने कोई नई ओपनिंग तो नहीं बना ली। और अभी जब मैं यहाँ आई, उससे पहले गिलहरी के बहुत छोटे छोटे 3 बच्चे उस केज के अंदर दौड़ रहे थे, तो मैं अपने सामने खड़े होकर उसको कवर करा कर आई हूँ। और एक बात और मैं मनीषा मैम की बात में जोड़ना चाहूँगी, जो मैम ने कहा कि कुत्ते बच्चे जो कुत्ते के संग खेल रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप डॉग के संग खेल रहे हो, आप गाय के ऊपर हाथ फेर रहे हो या बिल्ली के संग हो। इम्पोर्टेंट वो फीलिंग है
वो हार्मोन्स, जो हैप्पी हार्मोन्स, उस वक्त में जब आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, अनकंडीशनल लव, तो अनकंडीशनल लव जो आपको इतना समृद्ध करता है ना, आपको अंदर जो कुंडलियां जागृत कर देता है, बिल्कुल कहना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। वो आपकी इम्यूनिटी को सुधारेगा, वो आपको खुश रखेगा, वो आपको और डिटर्मिनेशन देगा लाइफ में। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप बस अपने आसपास के जीवों से प्रेम कर लेंगे ना, तो ही आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। क्योंकि जो हम नियति कहते हैं, वो नियति क्या होती है? आपकी सेल्फ अवेयरनेस होती है। तो वो वहां से, मतलब अगर आप एक बार आप करके देखिए, चिड़ियों को दाना डाल के देखिए, गिलहरी को डाल के देखिए, जो आपके पास कुत्ते हैं, इसके लिए बिल्ली अक्सर है। तर्क ये दिया जाता है निधि जी कि खुद के लिए तो समय है नहीं, जानवरों के लिए समय कहाँ से निकालें इस भागदौड़ भरी जिंदगी नहीं, में। मैं इतनी क्योंकि मैं रील्स- जानती हूँ अक्सर कई बार लोग कहते हैं, इतनी "अरे, रील्स हमें आप खाने का देखते तो हैं।" वक्त मिलता नहीं, हम क्या किसी को खिलाएंगे। लेकिन किसी निकालना को होता है, वो हाँ, निकालता वो निकाल है। निकाल लेते हैं। हाँ, वो निकलता है। और जितनी रील्स आप देखते हैं ना, मैं कहती हूँ रील्स ना देख के वो काम आप खुद कर लीजिए। औरों को करते हुए देखने से अच्छा है, डांस के रील्स देखने से अच्छा है आप खुद थोड़ी देर डांस कर लीजिए। डॉग्स के वीडियोस औरों को देख, कैट्स के वीडियो देखने की जगह आप खुद जाके किसी गिलहरी को, चिड़िया को, गाय को प्यार कर लीजिए, तो आप ज्यादा उससे सीखेंगे। मनीषा जी, जो स्टीरियोटाइप होता है उसमें बड़ी रूढ़िवादी सोच होती है हाथियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति। आपको लगता है आपकी ये किताब, ये नॉवल उस रूढ़िवादी सोच को कहीं ना कहीं तोड़ेगी, बिल्कुल बदलेगी? बिल्कुल, बहुत बड़े स्तर पे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाथियों के बारे में इतना हम जानते ही नहीं थे। और क्योंकि मेरी घर में मैं और मेरी बेटी चौथी पीढ़ी होगी एनवायरमेंटलिस्ट की, तो हमारे घर का माहौल ही सारा पर्यावरणवादियों का परिवार है। तो मेरे दादाजी, मेरे ताऊ जी, उसके बाद मेरी बहन, उसके बाद मेरी बेटी, वो एनवायरमेंटलिस्ट है। नई तो- पीढ़ी से आप क्या प्रेरणा लेती हैं? क्योंकि आप उनका तो दुनिया जहान ही अलग है ना। बिल्कुल, तो नई पीढ़ी, जैसे कि निधि ने अपनी बेटी की बात की, तो मेरी भी बेटी ऐसी है कि वो ब्राइड होने वाली थी, उसका ब्राइडल फेशियल होने वाला था, और वो दिन भर धूप से बचती रहती थी। और जयपुर में क्या होता है, संक्रांति पे बहुत सारे कबूतर पतंग की चोट से लटक जाते हैं। तो मुझे याद है उसने सब कुछ फेंका, पेड़ पे चढ़ी और उस कबूतर को उतार के लाई, और पहले का पापा इसको बचाते हैं। और वो मुझे याद है उस कबूतर का जो शुक्रिया अदा करना था, वो उसका पूरा धागा खोला गया जो गले में लटका हुआ था वो एक पेड़ से, और वो दूसरे छज्जे पे कूदा और उसने पीछे मुड़ के देखा, गुटुरगू की, और उड़ गया। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी जो बच्चों की पीढ़ी है वो कहीं ज्यादा संवेदनशील है। मुझे क्या लगता है इसका कारण नेशनल ज्योग्राफिक जैसे चैनल रहे होंगे, क्योंकि इतने करीब से जानवरों को देखना और उनके प्रति संवेदनशील होना, और इंटरनेट का भी इसमें हाथ रहा होगा जितना कि हमारे समय में होता था। और मुझे लगता है कि त्रिमाया लिखने के बाद बहुत सारे लोगों में एक उत्सुकता जगी है कि वो मैट्रिलिनी और मातृसत्ता के प्रति उत्सुकता दिखा रहे हैं और उसको पढ़ना चाह रहे हैं। आपको कभी इस नई पीढ़ी से, खासतौर पे आपने बेटी का जिक्र किया, उन्होंने कभी कहा कि मम्मा ये क्यों, मतलब आप ये त्रिमाया ही क्यों लिख रही हैं, कुछ इस तरह का लिखिए जो नई पीढ़ी से जुड़ा हुआ हो? हालांकि एनिमल्स भी नई पीढ़ी से नहीं, जुड़े हुए हैं। उन्होंने बल्कि कभी- मेरी बेटी की तरफ से और भी जो यंगस्टर्स हैं काम करते हैं, उनकी तरफ से मुझे इनपुट्स मिले कि मम्मा ऐसा एक्सपेरिमेंट करिए, मम्मी ये लिखिए, या कहीं ने जैसे अवनी की जो क्लासमेट्स हैं जो FRI में देहरादून में पढ़ती हैं, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि इसके बाद भी, इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनमें मात्र सत्ता है, बहुत सारे बंदर ऐसे हैं जिनमें मात्र सत्ता है, कुछ चिड़ियां ऐसी उनमें मात्र सत्ता है। तो उन्होंने तो यही कहा कि आप और लिखिए। और हाँ, भाषा के तौर पे उनको लगता है कि थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है, तो मुझे लगता है कि हमें और भाषा को सरलतर बना के और इस नई पीढ़ी के तक पहुंचने की जरूरत है। तो अमित, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। इस आपके उपन्यास में, इस कहानी में बंकू को छोड़ दिया जाता है, उससे पाठक का दिल भी टूट जाता है जो पढ़ रहा है। तो ये पार्ट आपने इतना संवेदनशील रखा कि कहीं ना कहीं लोगों को फील होने लगा, जैसे कई बार हम पिक्चर देखते हैं ना, हम सोचते हैं हीरो मर क्यों जाता है, कोई नहीं, एक हैप्पी एंडिंग होती है, तो एक हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं? एक्चुअली सैड एंडिंग तो बहुत नहीं है। पहले कोशिश थी कि इसको बहुत टिपिकल सैड एंडिंग रखें, पर कुछ लोगों ने जब पढ़ा तो कहा कि नहीं, बहुत सैड एंडिंग थोड़ा कम ठीक होगा, तो इसलिए एंडिंग उसकी जो है वो
सैड तो नहीं है, हैप्पी भी नहीं है, ऐसे इन बिटवीन सी है। लेकिन पढ़ते हुए जब आप खत्म करते हैं तो वो सैडनेस जो किताब के एंड में नहीं है, लेकिन वो आपके अंदर आ जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। वो आप पढ़ते पढ़ते जब खत्म करेंगे ना, तो वो एंडिंग से फिर आपको मतलब नहीं रह जाता। वो फिर आप जब एंड करेंगे तो आप अपने आप उस भाव में चले जाएंगे, उस संवेदना में चले जाएंगे कि वो सैडनेस फिर सैडनेस नहीं रहती। वो एक तरीके की का भाव आपके अंदर उतर जाता है, वो बंकू आपके अंदर उतर जाता है। और मुझे ये मतलब लगता है कि कुत्तों की उम्र तो होती 15 साल है, तो आपके जीवन में आएंगे हाँ। तो 15वें साल पे एक अंत तो होगा ही और वो होगा। दुख होगा ही। लेकिन वो जिस तरीके से अपने आप को ना वो ट्रांसफर करता है आपके भीतर, बंकू बनने के लिए जो आपके भीतर प्रेरणा देता है, वो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और छोड़ने के लिए तो ये बात है कि जो ट्विस्ट है इसमें वो ये है कि बंकू छोड़ के जाता है इंसानों को, वो नकार देता है कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। और फिर जिनको छोड़ के जाता है वो महीनों ढूंढते हैं और फिर कहानियां बनती हैं, लोग दूर दूर से सुनाने आते हैं कि अरे हमने तो उसको वहां देखा था। फिर कोई आता है सुनाने करे वो तो उनके घर में बैठा था। फिर कोई आता है बताने करे वो तो नदी पार कर रहा था। और जिनको बता रहा है वो भाग भाग के जा रहे हैं देखने की एक बार बस वो मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिलता है। वो फिर क्या करता है वो किताब का ट्विस्ट है, लेकिन जाता वो छोड़ करके है। और नेहा जी, मुझे लगता है कि अगर कोई किताब पाठक के भीतर दुख छोड़ जा रही है तो एक अच्छी बात है, क्योंकि आप चाहोगे ना कि अगर एक बंकू बिछड़ गया तो लेकिन बाकी कोई और बंकू ना बिछड़े। उसके लिए कुछ तो हमारे भीतर आता होगा कि हम औरों को बिछड़ने से बचा लें। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि अवसाद वैसे ही जीवन में इतने हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि कोई किताब पढ़ेंगे शायद मन में थोड़ी उमंग आएगी, थोड़ी तरंग। लेकिन अगर कोई सैड एंडिंग, लेकिन अब अमित कह रहे हैं कि सैड एंडिंग नहीं है। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो इस तरीके से जो आपको अवसाद में नहीं बदलती, वो आपके अंदर ऐसी संवेदना सोचने को डालती है, मजबूर ऐसी सोचने को मजबूर करती है कि शायद आप उस संवेदना से ना एक अलग तरीके की ऊर्जा फील करते हैं। हो सकता है कि आप कई लोग पूछते हैं कि क्या ये किताब जो है वो पशु प्रेमियों के लिए है। मैं कहता हूं नहीं, ये किताब जो पशु प्रेमी नहीं है उनके लिए है। क्योंकि जो मैम ने किताब लिखी त्रिमाया, जो आपने लिखी, जो हमने लिखी, जो और भी लोगों ने लिखी होगी, जो पशु प्रेमी होंगे वो तो बड़ी आसानी से उठा के पढ़ लेंगे, वो तारीफ कर देंगे। लेकिन उनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है इन किताबों को जो पशु प्रेमी नहीं है, कि यार एक बार देखो जो दुनिया आप जी रहे हो, जो दुनिया आप समझ रहे हो ना, उससे बहुत बड़ा होराइजन है, बहुत बड़ा अंतरिक्ष है। एक बार आप जी के देखो। निधि, क्या आपकी किताब के माध्यम से उन लोगों को भी एक संदेश है जो शहरीकरण के चलते पेड़ काट देते हैं, पर्यावरण पर ध्यान नहीं देते, उन तक भी एक संदेश पहुंचाने की कोशिश? बिल्कुल नेहा जी, जो जानवर होता है ना वो अपने पर्यावरण को समझता है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ कि जब गिल्लू हमारे पास में आया तो हमको लगता था कि पूरा सब कुछ हमें ही से सिखाना है, इसकी माँ तो है नहीं। तो हम उसे जंप करना सिखाते थे, उसको सोफे पे बिठा देते थे और नीचे कुशन रखते थे और ऐसे मतलब बोलते थे कि गिल्लू जंप, तो वो समझता था, जंप करता था। अभी 3 पिलो रखे हैं, फिर हमने एक हटा दिया, तो वो जब मैं दोबारा उसको बोलूंगी कि जंप करो तो वो ऐसे ही नहीं कूद जाएगा, वो रुकेगा, साइड में देखेगा, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अब जो हाइट है मेरी, जो मुझे जंप करना है, ये ज्यादा गहरी जंप है। तो वो अपने माइंड में पूरा कैलकुलेट करेगा और फिर जंप करेगा उस पर। तो अगर इसी तरीके से पेड़ का है, अगर आपने पेड़ को हटा दिया तो वो डिस्टर्ब होगा, भले ही वो उसको फिर अकस्टम्ड हो जाएगा 1 वीक में, 1 महीने में, लेकिन वो परेशान होता है जानवर अगर आप उसका जो परिवेश है, उसका घर है, उसको बदल देंगे। और पेड़ तो जब आप काट देते हैं तो उस पर घोंसले होते हैं, बहुत नवजात बच्चे होते हैं उसमें, तो वो तो खुद को मतलब कूद कर बचा भी नहीं पाएंगे, वो तो नष्ट ही हो जाते हैं। और ऐसा हमारी झांसी में अभी हुआ भी काफी, फिर उसका विरोध भी हुआ, लेकिन काफी सारे जो जानवर थे उसमें वो हम लोग खो दिए, बच्चे बिल्कुल चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे, अंडे थे, वो सब नष्ट हो गए। तो जो अथॉरिटीज हैं उनको इन सब चीज़ों का संज्ञान लेना तो बहुत ज़रूरी है। और जो मैम से मैं उस वक्त जुड़ना चाह रही थी जब मैम अपनी बेटी का बता रही थी और आप कह रहे थे कि कब दें खाना, खुद खाने को टाइम नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करें और सारे
मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गांव-गांव तक कोने कोने में सरकारी स्कूल खोल रही है, तो पर्यावरण के लिए वहां पे आप इतने प्रोजेक्ट्स, इतना कागज का वेस्टेज होता है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। रोज बोर्ड लाओ, ये लाओ, वो बनाओ, जिसका कोई यूज नहीं है। आप एनवायरमेंट पे लाइव प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं कराते बच्चों को? आप उनके हाथों पेड़ क्यों नहीं लगवाते? आप उनके हाथों चिड़िया को दाना क्यों नहीं दिलवाते? अगर एक बच्चा जो जन्म अपने प्राइमरी से किड्स उससे चल रहा है, करता हुआ, नर्सरी क्लास से पर्यावरण को समझता हुआ चल रहा है, उससे प्रेम करता हुआ चल रहा है, जब बड़ा होगा 100 पेड़ लगा चुका होगा, वो किसी भी परिस्थिति में पेड़ काटेगा ही नहीं। वो भले ही अफसर बन जाए, उसको अपनी दुकान बनानी हो, अपना घर बनाना हो, वो कहेगा मैं घर थोड़ा छोटा बना लूंगा लेकिन मैं पेड़ नहीं काटूंगा, वो काट ही नहीं पाएगा। तो आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हो, जो छोटा सा काम है वो आप क्यों नहीं कर पाते? हर साल किताबें, हम लोग जब किताबें पढ़ते थे 10-10 पीढ़ियां एक एक किताब से पढ़ रही होती है। अब आप हर साल सिलेबस चेंज कर देते हो कि बच्चे नई किताब खरीदे। आप चेंज कर रहे हो तो उसमें जो वक्त की मांग है उसके हिसाब से कहानियां तो डालिए, उसके हिसाब से कविताएं तो डालिए, बच्चों को तक ये पहुंचे तो कि उनको क्या करना है, कैसा जीवन उनको चाहिए आगे का। पास ऑन नहीं होती हैं बुक्स, और वो इसलिए वजह से क्योंकि सिलेबस आप कह रही हैं चेंज हो जाता है। नहीं, क्योंकि वो हम तो भी खैर ऐसा उनका मार्केटिंग का है कि भाई वही बुक होगी तो बच्चे क्यों खरीदेंगे। उनको तो पब्लिशर से कमीशन भी तो चाहिए, तो वो हर साल सिलेबस बदलते हैं और वो बुक्स ज्यादा अब देते हैं कि आप उन्हीं में लिखो कि वो नहीं, मुझे यूज ना हो। इंटरेस्टिंग चीज लगी जो आपने अपनी गिलहरी को ट्रेन किया ना, ऐसे जंप वाला। हम लोग सोच रहे थे कि सिर्फ डॉग्स ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप अपनी गिलहरी को, मतलब ये नहीं, मैं इसका वीडियो भी है, हम लोगों ने पाना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हम लोगों ने एक पेज बनाया था, गिल्लू, गौरैया और गुस्ताखियां, क्योंकि गौरैया कितना लुप्त हो गई है, गाजियाबाद में तो मुझे दिखती ही नहीं है। मुझे तो कोरोना में दिखी सिर्फ गौरैया, लेकिन हमारे यहाँ बहुत और अभी सारी, भी- मैं बहुत अभी भी प्राउड मैं से आपको कह बताऊं, सकती मैं हूँ। किसी को गौरैया बोलती हूँ, लोगों को पता नहीं गौरैया होता हाँ। क्या है। इतनी छोटी सी चिड़िया, वो वो भी सारी एक जैसी दिखती हैं। और वो इतना ट्रेन था कि अगर मैं उसको दाना खिला रही हूँ और मैं भी, मतलब मजा आता था खेलने में उसके संग, तो मैं बोलती थी कि नहीं इस ब्रांच पे नहीं, इस ब्रांच पे आओ तब मैं दूंगी, तो वो पूरा घूम कर उस ब्रांच पर आएगा और फिर मुझसे लेगा। कॉर्न बहुत पसंद था उसको। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कुल मिला के 6 गिलहरी के बच्चे पाले हैं। 6, एक बार एक आया, फिर 3 बच्चे आए और फिर 2 बच्चे आए। इन 6 की 6 गिलहरी का अगर आप ये किताब पढ़ेंगे, मेरे पास है दिखाने के लिए, सबकी पर्सनैलिटी अलग, सबका हमसे इंटरेक्शन अलग। तो जो गिलहरी आपको देखने में सारी एक सी लग रही हैं, वो कितनी अलग होती हैं और हो सकती हैं, ये आप अगर किताब पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि उन 6 का इंटरेक्शन हमसे बिल्कुल अलग है। गिल्लू एकदम अलग है, बाकी के जो बच्चे आए उनको अपना अपना पर्सनैलिटी लेकर आए, जैसे आपके घर के बच्चे होते हैं। भले ही आपको सब प्यारे बराबर से लगते हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो स्वभाव है, उनकी जो मांगे हैं आपसे, वो सब और एक्सप्रेशन टोटली डिफरेंट। यहाँ तक ट्रेनिंग की बात है तो मैंने देखा कि मेरे पास फिश पॉन्ड है, मैं जैसे ही जाके खड़ी होती हूँ सारी आ जाती हैं, उनको लगता है अब खाने का समय है। तो ट्रेनिंग तो आप छोटे से छोटे जैसा कि पर्सनालिटी की बात की, मेरे पास भी बहुत सारे बजरीगर्स थे, उनमें से कोई शर्मिला था, कोई शैतान था, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है। तो मनीषा जी, अगर आपकी किताब की एक बार फिर से चर्चा करें, मानवीय अतिक्रमण से हाथियों को जिस तरह की परेशानी होती है या वो अव्यवस्थित हो जाते हैं, उनका जहां पर भी बसेरा होता है वो चेंज हो जाता है, तो इस दर्द को आपने बड़े यथार्थवादी तरीके से दर्शाया है। इस पर कितना रिसर्च लगा, या फिर आपने ये पर्सनली जाकर देखा और उसे लिखा? पर्सनली तो देखा ही, उसके बाद बहुत सारी फिल्में देखी, रिसर्च हुआ। वहाँ पे जल्दापारा में एक एक्सपर्ट है, वो रहते हैं, उन्होंने कहा कि मनीषा जी आज से 10 साल पहले हाथियों में मैंने इतनी एंजाइटी नहीं देखी जितनी एंजाइटी में वो आज रहते हैं। पहले हाथी शांत होते थे, अब वो बहुत ज्यादा अटैक करने लगे हैं। उसका कारण हाथियों में आया बदलाव नहीं है, उसमें उनके रास्तों का बदल देना, उनकी टेरिटरी कम हो जाना, उनके जंगल कम हो जाना और उनकी दुनियाओं में इंसानों का घुस जाना है। तो ये जो आक्रामकता है कि हाथियों पे हम दोष दे देते हैं कि हाथियों ने अटैक किया, तो हाथी अटैक नहीं कर रहे हैं, हम उन पे पटाखे छोड़ रहे हैं, हम उनको, और जिस तरह से आपने खेत तो लगा दिए, उनको नहीं मालूम है कि ये खेत गन्ने के हैं, आपने लगाए हैं। वो उसको प्रकृति का हिस्सा मानते हैं और आके खा लेते हैं। प्लस सेंचुरीज में आप अंदर तक गाड़ियां गाड़ियां जाने लगी, हाथियों का प्रदर्शन होने लगा है, झाड़ियां हटा हटा के हाथियों को दिखाया जाता है और हाथियों का इस्तेमाल होता है मंदिरों में। हमारी तो भारतीय सभ्यता की खासियत है, जिस चीज को पवित्र मानते हैं उसे कैद कर लेते हैं, चाहे वो स्त्री होगी हाथी। तो हाथियों को मंदिरों में बेड़ियां डाल डाल के
तमिलनाडु और केरल में रखा जाता है, उन हाथियों ने कभी चलना ही नहीं सीखा। उनके पर बड़ी बड़ी मूर्तियां लाद के, पटाखे चला के, संगीत चला के हम उनको चलाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारे रेस्क्यू सेंटर्स आए हैं, अब हाथियों की सार संभार हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत धीरे हैं, हम नष्ट ज्यादा तेजी से कर रहे हैं। कभी कभी आपको दर्द होता है जिस तरह से हम केजेस में हाथियों को डाल देते हैं, बिल्कुल। बेड़ियों में चेन कर देते हैं। अब तो हालांकि सर्कस वाली प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन एक समय वो भी था जब हाथियों को उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया मैं जाता था। केरल में रही हूँ और वहां पे हाथी केवल मंदिरों के बड़े बड़े जो जुलूस निकलते हैं उनमें ही खोले जाते हैं, और कई बार उन हाथियों में से एक का दिमाग खराब हो जाता है तो वो सबको कुचल के सब कुछ तोड़ ताड़ के चला जाता है, तो वो उसको और ज्यादा बंद कर देते हैं, वजन भी लाद देते हैं वजन भी लाते हैं। और सच में मुझे खाली हाथी ही नहीं, कोई भी जीव कहीं बंद होता है तो मुझे दुख होता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि इन्होंने गिल्लू को कभी नहीं बांधा, ऐसे ही मेरे पास एक बजरीगर था, बस उसको हमने कभी पिंजरे में नहीं रखा था, उसको आदत ही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि कोई भी जीव किसी भी पिंजरे में, किसी भी कैद में, मुझे तो नहीं अच्छा लगता, मुझे बहुत दर्द होता है। अमित, अगर रस्किन बॉन्ड आपने कभी पढ़ी हो तो रस्किन बॉन्ड भी शेरों के बारे में बहुत लिखते हैं, एनिमल्स जी। के बारे में लिखते हैं, और उनके जो पर्सनल अनुभव है वो इतनी सरलता से लिखते हैं। मैंने तो कई बार रस्किन बॉन्ड को बहुत क्लोजली पढ़ा है और मैं बहुत बड़ी फैन भी, उनसे मिली भी जब मैं मसूरी गई। उस तरह का लेखक बनना आसान है या कठिन है? सरल शब्दों में एकदम अपनी भावना को उतारना, जो मैंने देखा वैसे ही लिख दिया। मुझे नहीं पता कि आसान है या कठिन है। मैं इतना जानता हूं कि जब वो भाव आपके अंदर पूरी तरह से उतर जाते हैं, तो जब आप उसे कलमबद्ध करते हैं तो बड़े आसान तरीके से वो बस बहते जाते हैं। और जब वो बहते जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो, क्योंकि सिर्फ आपके नहीं होते, एक्चुअली क्या है ना कि जब आप उस भाव में होते हैं तो फिर आप नहीं होते, फिर आप यूनिवर्सल होते हैं। जब यूनिवर्सल होते हैं तो सिर्फ वो आपका नहीं है, वो सबका है। तो वो ऐसी भाषा में हो जाता है जो वो कोई भी पढ़ेगा तो लगेगा कि जैसे वो उसकी कहानी है। तो इसलिए वो बड़ी आसान अपने आप होती चली जाती है, आसान होती चली जाती है। तो अब मतलब जानबूझ के आसान बने, कैसे बने ये नहीं पता, लेकिन ये है कि हाँ, अगर आप बहुत भावमय होकर के लिखें तो मेरे ख्याल से वो शब्द बहते हैं, और जब बहते हैं तो वो आसान हो जाते हैं। और जब आसान न रहे तो आम पाठक तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगता है। मतलब वो कहानियां सरल दिखती हैं भाषा में, लेकिन जो उनका सबसे बड़ा गुण है कि वो सरस है। आप पढ़ते हो तो कोई भी पाठक को किताब रखने का मन नहीं करता रखने का। रस्किन बॉन्ड को इतने ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं कि रस्किन बॉन्ड जहां होंगे दूर दूर तक बच्चे होंगे। तो मुझे लगता है कि रस्किन बॉन्ड ने अपनी लेखनी के अंदर एक बच्चा हमेशा जिंदा रखा था। तो मुझे लगता है कि हम सबको और वो सीखने की सबसे जरूरत मजेदार है। बात है, वो पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बने, स्कूल तक जी, पहुंचे। जी, जी। आप तीनों ऐसी अभिलाषा रखते हैं कि स्कूल तक पहुंचे? मैं तो क्योंकि पहुंच चुकी हूँ। आप पहुंच मेरी गई हैं। कहानी 10वीं क्लास में बिगड़ैल बच्चे चलती है बंगाल, कौन सा सिलेबस है, कहाँ का? वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। बोर्ड में 10वीं में। और तो जब भी दीदी, बच्चे आपको- मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं मैम बिगड़ैल बच्चे। गिल्लू को भी अभी एक दो जगह पे मेरे को उन लोगों ने फोन किया था, तो चर्चा चल रही है कि शायद इसको या तो पूरा वो लगाएंगे पाठ्यक्रम में या इसका कुछ भाग लगाएंगे। और एक लेखक के नाते नहीं, एक पर्यावरण प्रेमी होने के नाते मैं चाहती हूँ, चाहे मेरी किताब हो चाहे किसी और की किताब हो, लेकिन इस तरीके की किताबें ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, चाहे वो स्कूल के सिलेबस में लग के पहुंचे, चाहे लाइब्रेरीज के थ्रू पहुंचे, लेकिन उनके हाथ में पहुंचे, वो पढ़ें, कुछ सीखें। इससे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अमित, जी, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि वो स्कूल्स में हों, और 2-3 स्कूल से मेरे पास फोटो आ गए हैं। एक नमिता मैम है पुणे में, वो प्रिंसिपल हैं, तो उनके स्कूल में वो बंको बच्चों को हर वीकेंड पे पढ़ के सुनाई जाती है। और उन्होंने उनका जो स्कूल का ग्रुप है, कई स्कूल का चेन है वो, तो नागपुर में उसका हेड ऑफिस है, तो उसमें रिकमेंड की गई है कि वो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी वो डाली जाएगी। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में एक प्रोफेसर है मैम, तो उन्होंने पढ़ी थी, उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने कई किताब खरीद करके अपने स्टूडेंट को और लोगों को बांटी थी, और उसको उस इंस्टीट्यूट में टिस में रेफरेंस एंड रिसर्च पर्पजेस के लिए उसमें डाली हुई है। तो कुछ जगह तो जा रही है। तालियां हो जाए इसके लिए एक बार। अमित एक ऐसे युवा हैं जो अपनी लेखनी के जरिए बहुत सारे युवाओं को तो प्रभावित करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ उनके बहुत सारे ऐसे भी 60 पार जो
व्यक्ति हैं वो भी उनके फैंस हैं, क्योंकि एक शख्स है जो लगातार आपके जो भी आप कह रहे हैं उस पर ताली बजा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि तो आगे बढ़ते हुए आप तीनों से मेरा ये सवाल ये है कि आजकल बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी, पशु प्रेमी, अचानक से उनकी एक लंबी चौड़ी खेप तैयार हो गई है। आपको लगता है क्या वो वाकई पशु प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, या फिर सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है? क्योंकि बहुत एनजीओज हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि खेप तैयार होनी चाहिए, असली नकली सब। जैसे काम भी होना चाहिए और ढिढोरा भी पिटना चाहिए, क्योंकि समय ढिढोरा पिटने का है। अगर 10 काम किया है और 100 लोगों ने ढिढोरा पीटा है तो अच्छी बात है। वो 100 लोगों से प्रेरित होकर 10 लोग और काम करेंगे और 100 लोग फिर ढिढोरा पीटेंगे। इससे दायरा बढ़ेगा। ढिढोरा पीटने से दायरा बढ़ता है और वो बढ़ना चाहिए। इसमें मैं इस प्रक्रिया में ना एक बात मैं कहना चाहूंगा जो मैं बहुत देर से कहना चाह रहा था, कि इसी किताब के जरिए एक मुद्दा है जो उठाया गया है। मैं इसलिए बीच में भी कह रहा हूं कहीं वो मिस ना हो जाए, क्योंकि बहुत वो इम्पोर्टेंट है कि एक मुद्दा उठाया गया है कि बहुत हम बात करते हैं लोकतंत्र की। हाँ, जहां देखो बात होती है लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र लोकतंत्र, और ये पिछले 150 साल से लोकतंत्र की बात हम करते ही जा रहे हैं। हमें अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ इंसान की कर रहे हैं। कि लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, जनता का तंत्र। जनता में कौन? इंसान। तो बंकू इस बात को कहता है उसमें कि अब ये समय आ गया है ना कि लोकतंत्र बहुत घिसी पिटी भाषा है, लोकतंत्र कहना बंद कर देना चाहिए। अब वो समय है जब उसे जीवतंत्र कहा जाना चाहिए। तो जीवतंत्र भाषा होनी चाहिए। लोकतंत्र बहुत पुरानी हो गई। थोड़ा सा हीटिंग बिलो द बेल्ट हो गया, क्योंकि लोकतंत्र, जीवतंत्र अगर हम दोनों का समावेश कर दें तो कहीं ना कहीं कई लोगों को दिक्कत हो जाएगी जो लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र चला रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूं उसके आगे बढ़िए ना, वो खत्म करने की बात नहीं है। आप इंक्लूड करिए, समायोजित करिए। आप सिर्फ इंसानों के लिए क्यों सोच रहे हैं? आप और जानवरों के लिए सोचिए, फिर आप पक्षियों के लिए सोचिए, आप पेड़ पौधों के लिए सोचिए, और सबको ऑफिशियली आप इंक्लूड करिए। मतलब ये तो हमारी संवेदना की बात हो गई ना कि हम संवेदना लोगों के बीच में फैला रहे हैं, लोग संवेदित हो रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से ये क्यों नहीं? बिल्कुल। जैसे मैं देखती हूँ कि ना हम अपने आसपास से कचरा उठा के जंगलों में फेंक देते हैं। अपनी सारी पॉलीथीन्स और सारी गंदगियां जो हमने जनरेट की है वो जाके जंगल में पटक देते हैं, और जानवर उससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि इसका क्या करना है। उनको समझ ही नहीं आता। जानवरों की गंदगी क्या होती है? तिनके। और मनुष्यों की गंदगी देखे तो तिनके से लेके मॉलिक्यूलर वेस्ट से लेके पूरा परमाणु और सारी जो शक्ति है उसका वेस्ट तक भी होता है। और सारा हम किसके माथे थोपते हैं? जानवरों के। जबकि उन्होंने नहीं मांगा, उन्होंने ये सब इजाद नहीं किया, ये धरती उनकी बराबर से है। लेकिन उनके हिस्से में भी हमारी गंदगी आ रही है। तो कम से कम हम जानवरों और जंगलों को अपनी गंदगी से थोड़ा सा बचा लें, थोड़ा रिसाइकलिंग करना सीख लें, थोड़ा सा वही कपड़े बार बार किसी कार्यक्रम में पहने जा सकते हैं। क्योंकि मैं कई लोगों को देखती हूँ बहुत पर्यावरण पर्यावरण चिल्लाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कपड़े वही खरीदते हैं। उसमें मैं कई बार अपनी बेटी को भी टोकती हूँ कि ये फिर से तेरा ये आ गया, तू तो एनवायरमेंटलिस्ट है। तो मुझे लगता है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए कभी कभी, और बहुत सारी ऐसी चीजें कि हम डेली प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक के कप, अपने डस्टबिन को ही हम रोज देख लें उसमें कितनी पॉलीथीन है और इससे क्या होने वाला है, उतना भी बहुत है। निधि, मैं आपके एक प्रश्न पे वापस आती हूँ जो आपने कहा था कि एनजीओस खुल गए हैं और अमित ने कहा कि ढिंडोरा भी पिटना चाहिए। लेकिन जब इतना ढिंडोरा पिट रहा है और चीज़ें सामने आ रही हैं तो थोड़ी गाइडलाइंस भी बननी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि जितना जैसे डॉग लवर्स सामने आए उतना ही डॉग हेटर्स भी सामने आ गए, और अभी क्या हो रहा है कि आपस में वो दोनों का टकराव हो रहा है। अब कितने वीडियोस हमने देखे बिल्डिंग के और उसके। अगर आप डॉग लवर हो और अगर गवर्नमेंट करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रही है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करें कि आपकी बिल्डिंग में, आपकी सोसाइटी में जितने डॉग्स हैं उनका रेबीज का वैक्सीनेशन हो, उनके लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, आपके पास वेट के 2-3 नंबर हो, और प्राइमरी मेडिकल किट हो कि अगर किसी को बाइट हो जाता है तो एटलीस्ट आप उसको कुछ तो ट्रीटमेंट दे सको, और उनके खाने की एक समुचित व्यवस्था बन सके।
अगर आप एनजीओ बना रहे हो तो उसकी कुछ तो फंडिंग होगी, तो एक उसको सिस्टमाइज करने की तरफ हमारा काम अब होना चाहिए। ठीक है, जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, लेकिन उसको सिस्टमाइज करना, स्ट्रीमलाइन करना, हमारा एम तो ये होगा ना। हम ये जज करने में क्यों अपनी एनर्जी लगाएं कि ये सही है, ये एनजीओ सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारी एनर्जी इस पे जानी चाहिए कि जो एक सिस्टम डेवलप हो, कि जहां पर की जो मैम ने बात कही और अमित ने बात की, जहां पर की मनुष्य भी, पशु पक्षी भी, पेड़ पौधे भी, सब एक समावेशी एक एनवायरनमेंट तैयार करने की तरफ हमारे कदम उठने चाहिए। और सबसे पहले हम अपनी सोसाइटी से शुरू करें, फिर आगे देश की चिंताओं में बात कर सकते हैं। कोर्ट का कोई डिसीजन जो आप लोग जिससे लगा कि हाँ ये ठीक है, ये जानवरों के हित में है या नहीं है? अभी तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन वाला ही उनका आया था, हाँ। जो आया था कि सारे सोसाइटी के उनको डॉग्स को हटाने की बात आई थी, तो वो तो बहुत एक एक्सट्रीम स्टेप था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो अपना कूल है वो डॉग ही खो रहा है, कई बार आदमी भी खो देता है। तो आप उन सबका हम उनकी केयर करते हैं ना। अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है किसी को, कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, तो हम उसको उठा के किसी केज में तो नहीं डालाते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, घर के लोग उसका ध्यान रखते हैं। तो निश्चित ही पेट्स के साथ में या जानवरों के संग में भी यही रवैया अपनाया जाएगा। एक्चुअली है क्या, जो सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, ये उसका काम है कि जितनी भी जानवर आ रहे हैं उनको एक प्रॉपर जगह देना, उनको खान पान देना। लेकिन क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा, तो वो ऐसे निर्णय दे रहे कि उसको कि क्योंकि डॉग बाइट होगा तो लोग कहेंगे कि इनको हटाओ, इनको करो। आपने नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी को हटाने के लिए उतने हैं नहीं, उन्हें हटाने की बात हो रही है। शेल्टर्स तो नेहा जी गाय के लिए भी नहीं है, जितना कि हमको बताया जा रहा है कि, लेकिन मैं तो अपने शहर में देख नहीं रही, अभी भी सड़क पर ही है गाय सारी। मनीषा जी, हाँ, एक बहुत बड़ा नियम है जो जंगलों के लिए है कि लैंड यूजेस चेंज कर दिए जाते हैं, कि जमीन जंगल है और कल खेत बन गई अचानक से। तो ये जो लैंड यूजेस चेंज है उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और यही है कि सबसे ज्यादा जो भ्रष्ट अगर दुनिया है, तो कहीं ना कहीं जो बचा रहे हैं जंगलों को वही भ्रष्ट भी हैं। क्योंकि बहुत एक बड़ी लैंड किसी को मिलती है, किसी पूंजीपति को, तो आदिवासी किसके लिए लड़ रहे हैं? इसी बात के लिए लड़ रहे हैं कि जो लैंड यूजेस का जो एक नियम है उसको अगले दिन बदल के फैक्ट्री या खेतों के लिए दे दिया जाता है, और खेतों से वो कॉलोनीज के लिए दिया जाता है। तो ये जो नियम थे, एक समय में हमारे जंगल जंगल था, खेत खेत थे और घर घर थे। अब सारा बाजार जंगलों तक पहुंचता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस नियम को फिर से कड़ाई से उपयोग में लाना चाहिए। अमित कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा आखिरी- संक्षेप में कहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आखिरी 2 बिंदु कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि पहला तो कोर्ट पे कि वो बहुत ही जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना स्टेप था, मुझे लगता है इसके लिए उनको बहुत समय देना चाहिए। दूसरा ये कि जानवरों पे भी अब पॉलिसी लेवल पे बात होनी चाहिए, चाहे संसद हो, चाहे वो राज्य की विधायिका हो, कहीं पर भी एक पॉलिसी लेवल पे भी बात होनी चाहिए। ये सिर्फ संवेदना के स्तर पे, लोगों के स्तर पे नहीं रहना चाहिए, तभी बड़ा बदलाव आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी पशु प्रेमी, जीव प्रेमी यहाँ पर होंगे, इन तीनों लेखकों को सुन के उन्हें मजा आया होगा। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही मंच पर 3 एक साथ ऐसे लेखक जिन्होंने जीव और पशुओं के बारे में लिखा और हम ये काम करके लाए। तो एक बार तालियां हमारे लिए भी हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस सेशन में शामिल होने के लिए।